तो आपको बताना है NaCl किस में सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। सबसे ज़्यादा B में डिज़ोल्व होगा, उसके बाद D में, उसके बाद C में, उसके बाद किसमें A में सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, कम। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो आपको चेक करना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका क्या होगा, शाबाश, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको 1 माइनस है। अगर आप ये इंक्रीज करोगे, पॉइंट समझेगा, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्यूशन एनर्जी की रिलेशन क्या है। अगर आपने इसको इंक्रीज किया, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक में से फिर आपको कम ही माइनस करना है। अगर ये कम होगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, एक में से ज़्यादा कम करना है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू अगर आपको बढ़ाना होगा, ओवरऑल वैल्यू, तब जाके आपका इसका वैल्यू क्या करना होगा, ये आपको बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा, इससे ये वाला वैल्यू क्या है, कम हो जाएगा। सपोज मैं समझाऊंगा, पहली कंडीशन आपने, सपोज समझाने के लिए, E0 का वैल्यू कम कर दिया, E0 का वैल्यू क्या कर दिया, कम। तो ओवरऑल वैल्यू जो इसका आ गया 0.5 आ गया ओवरऑल वैल्यू। तो 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने E0 का वैल्यू क्या कर दिया, कम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कम कर दिया। ओवरऑल वैल्यू क्या बन गया, 1/E0 वैल्यू क्या बन गया, 0. तो 1 माइनस 0 तो 0.5। अब आपने E0 क्या, शाबाश, बढ़ा दिया, E0 बढ़, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 0.2। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, 0. पहले केस में आपने E0 उतना कम कर दिया तो वैल्यू क्या आ गया था, 0.5। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया था, 0.5। अब आपने बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या आ गया, 0.2। क्योंकि E0 बढ़ाने पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। पॉइंट समझिएगा, फिर से मैं समझाऊँ। आपने E0 वैल्यू कम कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया 0.5। क्योंकि ये जब आप क्या करोगे, कम, ये आप कम करोगे, पॉइंट समझिएगा, E0 आपने कम किया, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, शाबाश, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप पॉइंट समझिएगा, अगर आपने नीचे वाला वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये कम होगा तो 0.5। अब आपने इसको बढ़ा दिया, पॉइंट, जब आपने इसको कम कर दिया, ओवरऑल वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू, पहले केस में मैं यहाँ लिखूंगा E0 इज डिक्रीज्ड, E0 का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने वो सॉल्वेंट लिया जिसका E0 का वैल्यू कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, जब नीचे कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मैंने वो पहले केस में ओवरऑल वैल्यू कितना रखा, 0.5। जब 1 माइनस 0.5 किया तो 0.5। अब मैंने E0 क्या बढ़ा दिया, इज इंक्रीज्ड, जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 0.2। ये है ओवरऑल वैल्यू। जब E0 मैंने डिक्रीज किया, ओवरऑल वैल्यू 0.5। जब E0 मैंने इंक्रीज किया तो 0. शाबाश, जब मैंने E0 को क्या इंक्रीज किया तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, 0.2। तो पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.5। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, 0.5। दूसरे केस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.8। तो क्या दूसरे केस में वैल्यू इस पूरे का ज्यादा आ गया या पहले केस में? मुझे लग रहा है दूसरे केस में, क्योंकि दूसरे केस में मैंने E0 को इंक्रीज किया, E0 को। वही है मतलब यहाँ पे कि जब आप 1 माइनस 1/E0 का ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये कब हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू इसका इंक्रीज, जब आप इसका वैल्यू इंक्रीज करोगे। क्लियर? जब E0 का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो चार्ज ऑन आयन्स।
दूसरा फैक्टर जो हाइड्रेशन एनर्जी को क्या अफेक्ट करता है वो चार्ज ऑन आयन। तो दूसरा फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन आयन। तो आसान है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है ही क्या, F इक्वल टू 1/ε0। इसको इसके साथ 4 पाई भी होता है जो मैंने नहीं किया क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। 1/4/ε0 क्या, शाबाश, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आसान है, जितना ये ज़्यादा होगा फोर्स भी क्या होगा, उतना फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, मैं सेम पीरियड के एलिमेंट्स लूँगा, सपोज n-3 O-2 एंड F-1। तो अगर आपको बताया जाएगा इन तीनों में से हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो वो n-3 की ज़्यादा होगी, O-2, और सबसे कम किसकी होगी, F-। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा Na+2, Al3+2 और Mg2+2, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको चेक करना है किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा होगी Al3+2 की, उसके बाद Mg2+2 की, और सबसे कम किसके पास होगी, Na+2। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो है, सपोज इसी के चक्कर में मैं बताऊंगा NaCl और MgCl2। अगर इन दोनों को किस में भिगो दिया जाए, शाबाश, पानी में, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किस में होगी, MgCl2 में। तो ये जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्या, NaCl। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पॉइंट समझिएगा, क्योंकि MgCl2 की क्या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू NaCl। क्लियर। तो पॉइंट को समझना है क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है इसका, ये पॉइंट आपको समझना है। अब क्या है तीसरा फैक्टर, वो है साइज, साइज ऑफ आयन्स। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R0। व्हाट इज R0, ये आपको समझना है। जो यहाँ पे मैंने 1/R0 लिखा, 1/R0 का मतलब है 1/R+2 प्लस 1/R नेगेटिव, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जितना R0 क्या होगा ज़्यादा, उतना हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो पॉइंट समझिएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा Na+2, एक ही उसका लूँ, K+2, एक ही ग्रुप का मैं लूँगा, Li+2, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो साइज जिसका R0 इसका क्या होगा, कम, उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। जब हम देखते हैं Li का R0 क्या है, कम, Li+2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, उसके बाद Na+2, और सबसे कम किसकी होगी, K+2। इसी तरह अगर हम देखेंगे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, सबसे कम साइज किसका है, F नेगेटिव का। तो ओबियसली इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पॉइंट समझिएगा। अब सवाल है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे Li+2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, अगर Li+2 की हाइड्रेशन ज़्यादा हो, दैट मीन्स के साथ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। तो एक्वस फॉर्म में जब हम देखते हैं, एक्वस फॉर्म में Li+2 का एक्वस फॉर्म में साइज ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू Na+2 एक्वस। और गैसियस स्टेट में आपको याद रखना है, क्या रखना है, Li+2 गैस इज लेस देन Na+2 गैस। ये उल्टा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो जब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मल्टी लेयर बन सकता है यहाँ पे, तो साइज भी बढ़ सकता है। यहाँ पे मल्टी लेयर बनने की संभावना कम है, इसलिए साइज का क्या होता है, यहाँ साइज छोटा होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि साइज ऑफ आयन इस पे
इफेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।